विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 8 कोशिका रचना के बारे में समझाऊंगा। कोशिका रचना और कोशिका है क्या? कोशिका क्या है? एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये सजीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कुछ सजीव एक कोशीय होते हैं, यानी एक ही कोशिका पूरे शरीर का निर्माण कर लेती है, परंतु कुछ बहुकोशीय होते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका को 1665 में देखा। जीवित कोशिका एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने देखा जीवित कोशिका को, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। इसके अलावा कोशिका में हलन चलन को देखा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शक की खोज के बाद कोशिका की रचना का अभ्यास विस्तार में संभव हो सका। उससे पहले कोशिका की रचना पूरी तरह से नहीं देखी जा सकी, क्योंकि सूक्ष्मदर्शक यंत्र नहीं थे। इसी आधार पर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसमें 1838 ईस्वी में एक वनस्पति शास्त्री माथिस स्लाइडन, जो कि पौधों के ऊपर अध्ययन करते हुए वनस्पति में उन्होंने देखा, और कोश एवं वनस्पति, कोश और वनस्पति के अंगिकाओं युक्त रचना के पौधे होते हैं। यानी कि पादप कोश में वित्ती पाई जाती है और पादप कोशिका के बने होते हैं। अर्थ है इसका 1839 यानी 1839 प्राणी वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने बताया कि सभी जंतु कोशिकाओं एवं रचना के बने होते हैं। बाहर जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है, कोशिका व्यक्ति अनुपस्थित होती है। इसके बाद में कुछ समय बाद 1855 ईस्वी में वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्शोव ने बताया कि कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका उत्पन्न होती है। यानी कि नई बनने वाली कोशिका पूर्व अस्तित्व वाली कोशिका से ही बन सकती है, ऐसा रुडोल्फ विर्शोव ने कहा। इंग्लिश में इसे सेंटेंस के रूप कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। सभी सजीव कोशिका एवं उसके उत्पाद के बने होते हैं। कोशिका रचना जीवन की इकाई है। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये कोशिका सिद्धांत हुआ। ये 3 मुद्दे का कोशिका सिद्धांत जो कि होमवर्क में आपको लिखना है, ये हुआ। दूसरा, कोशिका का अवलोकन, विहंगावलोकन, यानी कोशिका का अवलोकन करें, कोशिका कैसी होती है, कहाँ किस तरह से रचना होती है, इस सब के बारे में बात करें तो वनस्पति कोश और प्राणी कोश में अंतर आप लोगों को खुद बना के लिखना है, क्योंकि आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो। लगभग 15 मुद्दे इसके अंदर आपको लिखने हैं। कोशिका रचना के वनस्पति और प्राणी कोशिका के बीच अंतर के। अगर कोशिका की साइज़ देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक कला विहीन होती है और अंगिकाएँ पटल विहीन पाई जाती हैं। पटल में नहीं होती, उनकी अंगिकाओं के ऊपर पटल नहीं पाई जाती, जैसे कणाभ, सूत्रगोलिका वगैरह नहीं पाई जाती। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें केंद्रक पाया जाता है, पटल में अंगिकाएँ पाई जाती हैं। दोनों में रिबोसोम झिल्ली रहित होते हैं। ये समानता है दोनों की। कोशिकीय अंगिकाएँ क्या कौन कौन सी हैं? कोशिका द्रव्य झिल्ली। सबसे पहले बात करें कोशिका द्रव्य झिल्ली की, तो कोशिका द्रव्य झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जो कि कोशिका की रचना को घेरे रखती है। इसका स्थान कोशिका द्रव्य के चारों ओर, कोशिका द्रव्य को घेरती हुई, प्राणियों में बाहरी ओर एवं वनस्पति कोश में कोशिका भित्ति के नीचे आई होती है। सर्वव्यापक संरचना है। संरचना की दृष्टि से प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में समान होती है। अगर इसकी रचना की बात करें स्ट्रक्चरल, तो लिपिड, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लिपिड 40%, प्रोटीन 58 से 59%, कार्बोहाइड्रेट 1% और मनुष्य की आरबीसी की रसपटल में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है। सर्वप्रथम एक मॉडल दिया गया जिसे सैंडविच मॉडल कहा गया।
रचना का मॉडल है सैंडविच मॉडल, डेविडसन एवं डेनियली ने दिया था। इसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली 3 स्तर की बनी होती है। प्रोटीन के 2 स्तरों के बीच में एम्फीपैथिक लिपिड स्तर द्विअणु की रचना के रूप में पाया जाता है, जो सैंडविच जैसा दिखाई, जैसा कि आप लोग सैंडविच खाते हैं, सैंडविच में 2 ब्रेड होती है, बीच में कुछ द्रव्य लगे रहते हैं, लिपिड वगैरह और चीज़ वगैरह, बटर, तो वो उसी प्रकार की झिल्ली का मॉडल दिया गया। दोनों लिपिड के सिरे एम्फीपैथिक, जिनमें एक जल स्नेही और दूसरा जल विरोधी होता है। जल स्नेही मतलब पानी को आने जाने देता है और दूसरा पानी का अवरोध करता है। यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है। यहाँ ऊपर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ ग्रीन कलर के हाइड्रोफोबिक हेड है इसका, और नीचे की तरफ इसका टेल है जहाँ फॉस्फेट आया होता है। इस तरह की 2 स्तरीय लेयर है ये। प्रोटीन 20% एंगस्ट्रॉम इसकी स्ट्रक्चर है और यहाँ पर कुछ स्थानों पर पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इस चित्र को 3D में देखें तो 3D के अंदर ये रचना कुछ अलग दिखाई देती है, क्योंकि इस रचना का ये देखिए, ये इसकी 3D स्ट्रक्चर है। दोनों तरफ यहाँ पर ये सफ़ेद रंग के अणु, ये ऊपर कार्बोहाइड्रेट है, परिधीय प्रोटीन रेड कलर की, यहाँ पर ये रेड कलर की प्रोटीन दिखाई दे रही है। ये अंदर तक जो धसी हुई है अंतर्गत प्रोटीन है, और ऊपर कुछ मात्रा में पीले रंग के द्रव्य दिखाई दे रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल है, और ये ब्लैक कलर की लाइन जैसी दिखाई दे रही है, ये इसमें फॉस्फोलिपिड की लेयर है। इस तरह से ये द्विस्तरीय लेयर है। यहाँ पर ये बुक में आपके में दिखाई दी है। ये जो एक दूसरी परिकल्पना है इसकी, इकाई कला संकल्पना, यूनिट मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन ने 1959 में झिल्ली संरचना की व्यवस्था उपरोक्त प्रकार से की, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान। उपरोक्त दोनों संकल्पना मॉडल अस्वीकृत किए गए, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली की प्रत्यस्थता एवं संरचनात्मक पारगम्यता को गुण को स्पष्ट नहीं कर पाए। दोनों जो मॉडल थे वो पूरी तरह से सचोट जानकारी नहीं दे पाए। तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद विस्तृत जानकारी हुई एवं अन्य मॉडल प्रस्तुत किए गए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। सिंगर और निकोलसन के अनुसार सर्वाधिक मान्यता प्राप्त यह मॉडल, जिसके अनुसार प्रोटीन की व्यवस्था फॉस्फोलिपिड के 2 स्तरों में मोज़ेक रूप में बिखरी हुई होती है। अतः झिल्ली के लिए फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप कहा जाए, यानी कि कहीं कहीं पर निकले हुए, उपसे हुए, बाहर की ओर आए हुए इस तरह की स्कैटर्ड रचना, बिखरी हुई रचना के रूप में ये पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड की लेयर की बात करें सबसे पहले तो यह कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है, संरचना की ढांचा तैयार करता है। यह अणु लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहरी ओर, जल रागी सिरा अंदर की ओर। दूसरा, लिपिड फॉस्फोलिपिड के रूप में झिल्ली को तारकता प्रदान करता है, तरलता, क्योंकि यह असंतृप्त फैटी एसिड का बना होता है। तरली प्रकृति के कारण कोशिका वृद्धि, कोशिका संयोजन, श्रवण, अंतःकोशीय अंतर्ग्रहण एवं कोशिका विभाजन में समन्वय बनाए रखता है। अगर एकदम ठोस होती तो ये सब क्रियाएं नहीं हो पाती। यूकेरियोटिक में कोशिका झिल्ली का कोलेस्ट्रॉल तथा स्थायित्व होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। वहाँ कोलेस्ट्रॉल इनमें नहीं पाया जाता। लेकिन प्रोटीन की बात करें, अभी हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में बताया, अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। एक अंतर्वेशी प्रोटीन जो अंदर तक धसी रहती है, 2 प्रकार के, आंशिक झिल्ली में धसे हुए और पूर्ण रूप से धसे हुए। ये 2 प्रकार के धसे हुए हैं, यानी कि केवल ऊपर निकला हुआ और थोड़ा सा धसा हुआ और पूरी तरह से अंदर तक धसा हुआ। ये 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। और एक होती है परिधीय प्रोटीन, एक अंतर्गत, दूसरी परिधीय। परिधीय प्रोटीन यह लिपिड स्तर की सतह पर लगे रहते हैं, आसानी से हटाया जा सकता है। कोशिका पहचानने के लिए
ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एग्जाम्पल, अंडाणु की पटल जो शुक्राणु की पटल से एक दूसरे को पहचानते हैं, इनमें ब्लड एंटीजेंस पाए जाते हैं जो इस तरह से पहचानते हैं। ये परिधीय प्रोटीन इसका कार्य करती है। झिल्ली के कार्य देखें तो सबसे पहले वहन देखें तो पटल के दोनों ओर आए अणुओं का चयनित पारगम्य, चयनित मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल निष्क्रिय वहन, यह ऊर्जा के बिना होता है। साधारण विसरण परासरण के रूप में होता है जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। वाहक अणु द्वारा जो वहन होता है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स उन द्रव्यों को अणुओं को पकड़ करके दूसरे सिरे पर पहुंचा देते हैं। और जो सक्रिय वहन होता है वो प्रवणता सांद्रता के विपरीत अणुओं का वहन के रूप में होता है जो पंप के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पर एटीपी शक्ति खर्च होती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सक्रिय वहन को दर्शाता है। ये वहन 3 प्रकार के होते हैं। एक बल्क ट्रांसपोर्ट यानी कि एंडोसाइटोसिस, बल्क ट्रांसपोर्ट एक साथ ग्रुप के रूप में भेजना। दूसरा पिनेकोसाइटोसिस, द्रव्यों को वेसिकल या बैग अंतर्ग्रहण करना। और तीसरा फेगोसाइटोसिस जो ठोस या जटिल द्रव्यों को झिल्लियों में माध्यम से अंतर्ग्रहण करता है। 3 प्रकार से वहन करते हैं। दूसरा है ये एंडोसाइटोसिस था, ये एंडोसाइटोसिस पहला नंबर एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस, द्रव्यों को बाहर निकालना। ये अंतर्ग्रहण करने की बात थी, ये बाहर निकालने की। कोशिका द्रव्य अपशिष्ट द्रव्यों को प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बहिर्गमित करना, ये अमीबा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अनेक सजीवों में बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और पौधों में जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर की ओर रक्षणात्मक दृढ़ निर्जीव आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसकी रचना सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनोज एवं खनिज कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है। शैवाल के अंदर, पौधों में ये सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पैक्टिन तथा प्रोटीन की बनी होती है और ये रक्षणात्मक आवरण के रूप में आई होती है, रक्षणात्मक आवरण बनाती है। कोशिका भित्ति के 3 घटक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 प्रकार की भित्ति पाई जाती है। प्राथमिक भित्ति पतली, प्रत्यास्थ, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की पैक्टिन की बनी हुई। दूसरा, कोशिका परिपक्वता के साथ घटती जाती है और वृद्धि की क्षमता होती है। द्वितीयक भित्ति जो होती है वो दृढ़ एवं मोटी होती है जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन एवं खनिज द्रव्यों की बनी होती है। यह प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर पाई जाती है। तृतीयक भित्ति केवल जिम्नोस्पर्म की वाहिनियों में हेमीसेलुलोज व जाइलिन की बनी होती है। ये इस तरह से 3 कोशिका भित्ति के 3 परतें पाई जाती हैं। इनके बीच में मध्य पटल इकाई होती है जो 2 कोशिकाओं के बीच आया होता है। मध्य पटल का 2 कोशिकाओं के बीच आया भाग है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट यानी हेमीसेलुलोज, पैक्टिन लिग्निन निर्माण गोल्गी काय या डिक्टियोसोम में संश्लेष होते हैं। सेलुलोज का निर्माण कोशिका झिल्ली में होता है जहाँ कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। वह स्थान प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। यहाँ बीच में यहाँ पर कट होगा, वो जैसे कोशिका है, इस कोशिका के बीच में यहाँ कट होता है दूसरी कोशिका के जॉइंट के लिए, तो इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा यानी कोषरस तंतु। दूसरी बात करें, ये देखिए यहाँ पर भी देखो दिखाई दे रहा है, ये सेल वॉल के कार्य। सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल के कार्य कोशिका के आकार को बनाए रखना, कोशिका भित्ति यांत्रिक मजबूती जो संक्रमण से रक्षण करती है, 2 कोशिकाओं के बीच संपर्क बनाती है, यह अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है। इसके कार्य हैं।